हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने लाइफ साइंस चैप्टर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन को पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने देखा था माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। काफी डिटेल में हम लोगों ने G1 फेज के बारे में बात किया था, S फेज के बारे में बात किया था एंड G2 फेज के बारे में बात किया था। एंड आई होप कि आप लोग को पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, काफी मजा भी आया होगा और आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके डिफरेंट फेजेस को देखेंगे। कार्योकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, जिससे बच्चे घबराते हैं, उसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को हमेशा की तरह समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां ज्वाइन करके अपना डाउट वहां पे पूछना, हम डेफिनेटली आंसर कर रहे होते हैं। दूसरा चीज ये है कि इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होगा वो सारा नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ एक शीट मिलेगा होमवर्क के लिए, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो से ही रिलेटेड है। तो अगर आप ये वीडियो को देखते हो, समझते हो, तो आपसे वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाने चाहिए। और मेरा जितना एक्सपीरियंस है, हमको तो ये फील होता है कि स्टूडेंट्स को मोस्टली एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस करो, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम फेस करोगे तो हम लोग इसको बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, ट्यूशन में शेयर करना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। साइड में देखो एक हाइप का भी ऑप्शन है, तो वीडियो को हाइप कर देना, ठीक है। तो चलो अब आप लोग हेडिंग लगाओ माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद माइटोसिस सेल डिवीजन। और हम एक और चीज आशा कर रहे हैं कि आप लोग पिछला वीडियो देख कर आए होंगे, क्योंकि तब आपको थोड़ा ज्यादा मजा भी आएगा। इस वीडियो में चीजें क्लियर होंगी, समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा लिए माइटोसिस सेल डिवीजन। तो यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले मेरा कुछ क्वेश्चंस ये रहेगा कि आप लोग जो पिछले वीडियो में माइटोसिस पढ़े हो कि माइटोसिस क्या होता है, तो एक थोड़ा सा उससे आइडिया दो। अगर आपसे कोई पूछता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब, तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए, सबसे पहला थॉट क्या होना चाहिए अबाउट माइटोसिस सेल डिवीजन? तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई, माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब होता है इक्वेशनल सेल डिवीजन। ये बात बोल सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन में था कि वहां पे इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। दूसरा चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है। माइटोसिस सेल डिवीजन इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। बहुत अच्छा। तीसरा चीज आप क्या बोल सकते हो, आप इसको ये बोल सकते हो कि ये सोमेटिक सेल डिवीजन है। व्हाई सोमेटिक सेल डिवीजन? बिकॉज ये सोमेटिक सेल जो हम लोग के बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं में माइटोसिस होता है, अदरवाइज माइटोसिस नहीं होता है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम कुछ सेल्स का नाम बताए थे जिनमें माइटोसिस नहीं होता है, तो आप कमेंट करो कि वो कौन कौन से सेल थे जिनमें माइटोसिस नहीं होता है। तो इससे हमको भी तो पता चलेगा क्या पढ़ रहे हो, कितना याद है, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन, जो मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज आएगा या हम सोच पाएंगे, वो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ इक्वेशनल सेल डिवीजन। बोलेंगे? हाँ सर बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। दूसरा बात क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन? बोलेंगे। और तीसरा चीज अभी हम क्या बताएं, इसको हम लोग बोल सकते हैं सोमेटिक सेल डिवीजन। अच्छा, ये जो भी हम लोग बोल रहे हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन, इन सब का अपना अपना क्या है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। इक्वेशनल क्यों हम लोग बोलते हैं? इक्वेशन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग के पास मदर सेल होता है, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है, मदर सेल होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये सिंगल मदर सेल होता है, सिंगल मदर सेल, ठीक है। तो ये सिंगल मदर सेल क्या प्रोड्यूस करता है? 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये सिंगल मदर सेल 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। एंड व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल? जस्ट बिकॉज कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो कितना होता है? 2n। और जो डॉटर्स होती है उनमें कितना होता है? वो भी कितना होता है? 2n। तो ये जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो क्या है? इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो ये पिछले वीडियो का ही बात था, हम सिर्फ रिवीजन के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, सोमेटिक सेल इसलिए बोलते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हम लोग के बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होता है, इसलिए इनको सोमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे एक और दिया है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट सेल डिवीजन? तो इनडायरेक्ट हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स को पुल आउट होता है, 2 सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्रोमोसोम्स को ये जो खींच के अलग करने वाला काम होता है, ये करता है हम लोग का स्पिंडल फाइबर। क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर। तो एक स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है जो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को खींच के अलग करता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स को खींच के अलग किया जा रहा है, व्हाई?
स्पिंडल फाइबर, ये खुद ब खुद तो नहीं हुआ, इसलिए इनको बोला जाता है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स तो क्लियर होगा। ओके, हम लोग और क्या चीज बोले थे, हम लोग बोले थे कि भाई ये क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, नोट में हम लोग ये भी चीज लिखे थे, आई गेस याद होगा आप लोग को, कि जो जेनोटाइप होता है, जेनो का स्पेलिंग भी नहीं आता हमको, आता है जेनोटाइप। तो ये जेनोटाइप क्या रहता है, हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यार ये जेनोटाइप भी क्या है, सेम है। तो इतना चीज तो हम लोग को माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में पता था। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी बोलता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन, तो जब ये पूरा का पूरा सेल डिवीजन चलेगा तो सेल डिवीजन में कौन कौन सा फेजेस आएगा, फेजेस का भी नाम हम लोग पिछले वीडियो में देखे, तो वो एकदम आना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जैसे ही कोई मेरे को क्या बोलता है, कोई बोलता है कि भाई सेल डिवीजन, ओ हमको क्लिक कर गया, सेल डिवीजन करना है, सेल को डिवाइड करना है, यानी सेल को सबसे पहले जो फेज से गुजरना होगा वो होगा G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज इज द वेरी फर्स्ट फेज फॉर सेल डिवीजन। और कौन सा सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, हम माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस में ये नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में होगा कि सेल डिवीजन को सबसे पहले कहां जाना होगा, G1 फेज कंप्लीट करना होगा, S फेज कंप्लीट करना होगा, देन G2 फेज कंप्लीट करना होगा। इसके बाद दो और फेजेस आते हैं, वो दोनों फेजेस कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बोले थे M फेज भी होता है, याद आ रहा है, आना चाहिए। इसी M फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेलिंग कार्योकाइनेसिस, काइनेसिस। अच्छा, पिछले वीडियो में हम ये गलती कर दिए थे कि हम वहां पे G1 फेज, S एंड G2 फेज को कार्योकाइनेसिस बोल दिए, बट एक्चुअली में M फेज को क्या बोला जाता है, कार्योकाइनेसिस बोला जाता है। एंड इस चीज के लिए यार अप्रिशिएट है जिस भी स्टूडेंट ने कमेंट किया, हमको नाम याद नहीं आ रहा, बट ये चीज अच्छा है। अगर आप कहीं तो देखते हो कि हम कुछ गलती कर जाते हैं तो प्लीज उनको पॉइंट आउट करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस में या उसमें कुछ अगर एडिट करके बता पाए तो वो हेल्पफुल होगा बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हम बता दिए उसी चीज को याद कर लेते हैं, अगर उससे 1 मार्क्स भी किसी स्टूडेंट का कटता है तो वो तो गलत है ना। तो अगर आपको कुछ पता चलता है तो इस तरीके का मिस्टेक्स को एकदम पॉइंट आउट करो, ताकि उस चीजों को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, और फ्यूचर वीडियोस में हम उन चीजों को और अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे ताकि वीडियोस में गलती ही ना हो। ठीक है, तो ये चीज एकदम देखना और ये अच्छा बात है। ओके, सो M फेज कार्योकाइनेसिस, M फेज कार्योकाइनेसिस के बाद जो अगला फेज आता है वो क्या है, वो है हम लोगों का साइटोकाइनेसिस। तो अगर कोई हम लोग को बोलता है कि भाई कौन कौन सा फेजेस होता है सेल डिवीजन में और माइटोसिस वाला सेल डिवीजन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सेल डिवीजन के लिए सबसे पहले उसको जाना होगा G1 में, S में एंड G2 फेज। क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आज यहाँ पे कहानी है, इन दोनों के ऊपर हम लोग का कहानी है। उसके बाद क्या होता है, M फेज होता है जिसको हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस भी बोलते हैं। एंड देन फिर उसके बाद एक और फेज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेप टाइम टेकिंग है, हम पिछले वीडियो में बताए थे, वो तो आपका G1, S एंड G2। अराउंड आई गेस हम बोले थे 90% जो होता है वो आपका G1, S एंड G2 ले लेता है, एंड जो रिमेनिंग 10 है वो इन दोनों में जाता है। दोनों 10% ऑफ सेल डिवीजन का टाइम लेता है एंड 90% टाइम ये ले रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कार्योकाइनेसिस में। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं ना। तो कार्योकाइनेसिस जो होता है बाबू, वो कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या है, कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, एक सेल है, उस सेल के अंदर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस। ये अगर ये हम लोग के पास इस तरीके का अगर सेल है तो सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। हाँ सर है, न्यूक्लियस है। अब इस पूरे सेल का 2 सेल में कन्वर्ट होने से पहले क्या होता है, एक फेज होता है जिसमें ये सेल तो जैसा वैसे ही रहता है, बाहर से तो जैसे दिख रहा है वैसे ही रहता है, बट इसके अंदर में 2 न्यूक्लियस हम लोग बना देते हैं। तो ये 2 न्यूक्लियस हम लोग का फॉर्म हो गया। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, 2 न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। एंड फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का डिवीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडिया है कार्योकाइनेसिस का, वो बेसिकली बस इतना है कि न्यूक्लियस जो है ना, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस में कन्वर्जन हो जाए, नोन एज कार्योकाइनेसिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, द प्रोसेस by which the nucleus of mother cell is divided into 2 daughter nuclei। के स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग बहुत गंदा है यार, पता नहीं, हमको पक्का पता है कि ये हम स्पेलिंग गलत लिखा है, तो एक बार देखना प्लीज। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो न्यूक्लियस होता है मदर सेल का, वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई थ्रू, यही पे ट्रिक है, थ्रू। ये जो एक न्यूक्लियस कहाँ गया,
प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस ऑफ मदर और ये 2 डॉटर न्यूक्लियर, ये जो एक सिंगल न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियस का प्रोसेस हुआ, इसको होने के लिए ना कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है। थ्रू कौन कौन सा फेजेस, थ्रू आपको याद रखना, प्रोफेज ये ऑलरेडी हम दिखाए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फेज सही से लिखो भाई, और एक था टेलोफेज। तो ये सारा फेजेस होता है नोन एज इज कॉल्ड, ठीक है, इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस क्या है? कार्योकाइनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस होगी मदर सेल की, वो क्या करेगा कि डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल्स में, तो डॉटर सेल्स बोला, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, देखो ना, एक सिंगल न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ। अच्छा, ये जो हुआ, इस होने के लिए क्या क्या फेजेस से गुजरना पड़ा? प्रोफेज से, मेटाफेज से, एनाफेज से एंड टेलोफेज से। यही 4 फेजेस को हम लोग को आज डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से समझना है। काफी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग का, तो आप अच्छे से कर पाओगे अगर इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हो। क्लियर है? ओके, लगे आज साइटोकाइनेसिस को भी देखते हुए चलते हैं, ठीक है? तो साइटोकाइनेसिस यहां पे देख लेते हैं। सिंपल है यार, साइटोकाइनेसिस सिंपल है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देखो एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो गया। अब बस करना क्या है, इसको हटाओ, यहाँ से एक बन गया, यहाँ से दूसरा बन गया, तो 2 न्यूक्लियस 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, इससे पहले ये 2 सेल को फॉर्म करने से पहले क्या करना पड़ा? साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ा। सेल के अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है, तो उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिवाइड करना और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना, वो किस में होता है? साइटोकाइनेसिस में होता है। तो वही चीज हम लोग बोलते हैं कि the process by which mother cell मत लिखो, प्रोसेस बाय विच साइटोप्लाज्म लिखो, साइटोप्लाज्म ऑफ मदर सेल इज divided into 2 daughter nuclei, 2 daughter cells। न्यूक्लियस की बात थोड़ी ना हो रहा है, 2 daughter cells आफ्टर, यहाँ पे लिखो, आफ्टर कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस जब कंप्लीट होता है तभी साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। एंड साइटोकाइनेसिस में होता क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, तो वो सेल के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड का डिवीजन होता है दोनों डॉटर सेल्स में। साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम हो गया, वैक्यूल्स हुआ, इनका भी क्या होता है? डिविजन्स होता है और ऑलमोस्ट इक्वली ही होता है। कभी कभी इक्वल नहीं भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल होता है। तो वो जो डिवीजन है वो किसमें क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और ये कब होता है? जब कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, उसके बाद कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मूव कर सकते हैं अपने प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। ओके, सो प्रोफेज क्या है बोलो? बुक को सामने रख के बैठना, क्योंकि हो सकता है हम उतना परफेक्ट डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा डायग्राम्स को भी देखते हुए चलना और जो हम बता रहे हैं उनको अच्छे से समझना। ओके, सो सबसे पहले प्रोफेज, देखो हम लोग स्टेप में समझेंगे। प्रोफेज में बेसिकली होता क्या है कि एक सेल है, इस सेल में हम लोग बात करते हैं ना कि 2 फॉर्म्स में जेनेटिक मटेरियल्स रहता है। एक रहता है उसका क्रोमेटिन नेटवर्क, याद होगा एकदम फर्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। और जब वही क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। याद है? बताया था कि क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, एंड जब वही चीज बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका क्रोमोसोम, अनकंडेंस्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो प्रोफेज वो फेज होता है कि अभी क्या है, न्यूक्लियस के पास सोच के देखो, चिल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारा क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर में घूम रहा है, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स होगा वो इस तरीके से पूरा घूम रहा होगा सेल में, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, अपना पूरा का पूरा फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सडनली न्यूक्लियस जो है वो बोलता है अच्छा हम गलत में बना दिए, हमको यहाँ पे बनाना चाहिए था, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बना दिए हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन नेटवर्क चारों साइड न्यूक्लियस के अंदर में फैला हुआ है। अब सडनली सेल बोलता है कि भाई मेरे को क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो सारा का सारा जो क्रोमोसोम्स है वो फॉर्म होना चाहिए। तो उसको अभी तो क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में,
क्रोमेटिन नेटवर्क मतलब क्या, अनकंडेंस, अनकॉइल्ड, वो पूरा का पूरा धागा फैला हुआ है, उस धागे को क्या करना होगा, लपेटना होगा, ठीक है। तो प्रोफेज में सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, इस क्रोमेटिन नेटवर्क को लपेटने का किया जाता है, यानी कंडेंस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि the process in which chromosomes are condensed, coiled and become visible। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोले कि प्रोफेज एक ऐसा फेज है जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट होता है। कंडेंस का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंस का मतलब चारों साइड से आके एक जगह सिमटना, हर चीज एक जगह आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस हो जाना। जैसे आप बोल सकते हो कि जो दही वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो दूध क्या होता है, एक जगह पूरा जम जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन नेटवर्क चारों साइड फैला हुआ था वो क्या हुआ, कॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक जगह आके कंडेंस हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कॉइल हो जाता है एंड बिकम विजिबल। अब यहाँ पे बिकम विजिबल, इससे पहले हम लोग को उतना ज्यादा दिख नहीं रहा था, एकदम पतला पतला रस्सी के जैसा फैला हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये फेज कंप्लीट होता है प्रोफेज, हम लोग क्या हो जाता है, एकदम विजिबिलिटी वाला आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पे ये बाउंड्री देख रहे हो ना, ये बाउंड्री, तो ये बाउंड्री क्या होता है, ये गायब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये बाउंड्रीज भी क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं followed by dissolution of nuclear membrane, okay, nuclear membrane and nucleolus, आई गेस हम स्पेलिंग सही लिखे हैं, तो न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, तो जैसे सबसे पहले क्या हुआ, प्रोफेज में जो आपके पास क्रोमोसोम था वो कंडेंस हुआ, एक जगह जमा हुआ, कॉइल्ड हुआ, लपेटाया, ठीक है, एंड बिकम विजिबल, विजिबिलिटी दे दिया किसको, हम लोग को। हम लोग अगर देखना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, तो देख पाए। फॉलोड बाय डिसोल्यूशन, इसके बाद क्या हुआ, फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद, तो उसके बाद क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होना, डिसॉल्व हो जाना, ठीक है, किसी चीज, हम लोग नमक लिए पानी में बोल रहे, डिसॉल्व हो रहे, एग्जैक्टली वही चीज बोल रहे। तो यहाँ पे अभी आपको तो क्लियर बाउंड्री दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे जैसे प्रोफेज में आगे बढ़ते हैं, प्रोफेज प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ता है मेटाफेज की तरफ, तब ये धीरे धीरे जो आउटर बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, डिसॉल्व हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो छोटू सा डॉट बना है ये एक्चुअली में क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो ये न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये चीज याद रखना कि डिसोल्यूशन होता है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस का। कोई दिक्कत है, कोई ऐसा चीज जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, इजी है, ओके, अच्छे से समझो, बस समझोगे तो हर चीज इजी है, नहीं समझोगे तो फिर भाई डिफिकल्ट है। नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोफेज इज द, ठीक है, प्रोफेज ही लिखते हैं, हम सोचे थे इट लिख लेंगे, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज, तो मेरा मतलब होता है इन कार्योकाइनेसिस। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आता है कि पूरा सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज, आंसर है G1 SN G2। लेकिन अगर ऐसे आता है कि नहीं कार्योकाइनेसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो कार्योकाइनेसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, प्रोफेज। कौन सा है, प्रोफेज। ऐसे करके आंसर करना है, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से समझो, प्रोफेज आपका क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ओके। अब हम लोग को बात करना है इसमें फीचर्स का। फीचर्स का मतलब कौन कौन से ऐसा पॉइंट है, कौन कौन से ऐसा चीज है जो मेरे को ध्यान में रखना है सर, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या क्या देखें, जो डेफिनेशन से मिल रहा है, डेफिनेशन से हम लोग को मिल रहा है कि भाई कंडेंस होना, क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड, coiled and thick। आई गेस हम लोग, आपको दिख रहा होगा THIC टेप भी होता है ना, थिक का स्पेलिंग, हाँ। तो क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है एंड थिक हो जाता है। देन क्रोमोसोम आर स्पाइरलाइज्ड का मतलब वही चीज कि ये बार बार इस तरीके से गोल गोल
लिपटना स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्पाइरलाइजेशन कहलाता है। तो ये स्पाइरलाइजेशन भी किसमें देखने को मिलता है? प्रोफेज में देखने को मिलता है। अच्छा, ये क्यों होता है, या फिर ये जो कंडेंस है वो क्यों होता है? ये ना कंडेंसेशन का मतलब हम क्या बताएं, किसी चीज का एक जगह पे सिमटना। तो यहाँ पे क्यों सिमट रहा है? तो एक्चुअली में ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इन क्रोमेटिन नेटवर्क के पास बहुत सारा वाटर होता है, वाटर सेल्स के अंदर वाटर है, ठीक है। तो वो वाटर होता है, वो उन वाटर को क्या कर देता है? लूज कर देता है, सारा का सारा पानी अपने से बाहर निकाल देता है। तो जैसे वो पानी बाहर निकलता है तो सारा का सारा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क एक जगह सिमटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो वाटर लॉस हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने को क्या मिलता है कि क्रोमोसोम का डिहाइड्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन, सही से लिखते हैं, साफ 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 साफ, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये जो हम लोग के पास क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या करता है? डिहाइड्रेट हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अब जो मेरे पास देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले अच्छे से समझ लो कि क्रोमोसोम कॉइल हो गया, कंडेंस हो गया, स्पाइरलाइज हो गया, अच्छा वाटर भी लूज कर दिया, ये सारा चीज हो गया। अब जो क्रोमोसोम्स है वो दोनों एक दूसरे, दो क्रोमेटिड्स होता है ना, हम लोग पढ़े कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएगा, ठीक है, बहुत जोर से एक दूसरे के ऊपर लिपटा। उसके बाद ये मूव करता है, जैसे ये पूरा का पूरा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। तो ये अगर मेरे पास इस तरीके का सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और हम ये इस तरीके से हम बना दिए, ठीक है, ये हम बना दिए और इस तरीके का हम बना दिए, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इस तरीके का अगर हम बना दिए तो यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क्स या जो क्रोमोसोम्स फॉर्म हो रहा है ये मूव करना स्टार्ट करता है। किधर? जो आउटर बाउंड्री है, ये वाला जो बाउंड्री है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये मूव करना स्टार्ट करता है किसके तरफ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ। तो हम लोग ये चीज लिखेंगे कि जो आपका क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स माइग्रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब इनिशियली तो जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो उस टाइम में तो भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उस समय तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कुछ नहीं होता है। लेकिन देखो हम डेफिनेशन जब पढ़े तो वहां पे देखे ना, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब भी होना है, ये डिसॉल्व भी हो जाएगा। तो ये डिसॉल्व कब होता है? जैसे ये क्रोमोसोम्स मूव करना स्टार्ट करता है अपने एजेस के तरफ, अपने बाउंड्रीज की तरफ। अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस में जब एक क्रोमोसोम एकदम एज पे पहुंच जाता है, जैसे पहुंचा एज पे, अब वो न्यूक्लियस जो बाउंड्री है वो बाउंड्री क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये ऐसा नहीं कि एक सडनली अचानक से हो जाता है। ये प्रोफेज स्टार्ट हुआ, अगर प्रोफेज को होने में लेट से अज्यूम करो 1 घंटा लगता है, तो स्टार्ट तो आपका चलो 10 मिनट्स के बाद ये धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गया। ये पूरा लेगा, जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये वहां पे रहेगा, एंड देन फिर जाके क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ओके, तो ये डिसअपियरेंस ऐसा नहीं कि गायब, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा धीरे 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 स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो गायब हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो गायब हुआ, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अंदर में और क्या है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है एक फॉर्मेशन करता है, किस चीज का फॉर्मेशन करता है? दैट कम स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किस चीज का? स्पिंडल फाइबर का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। आई गेस यहां तक आप लोग को दिख रहा होगा। तो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? वो इसी में होता है। अच्छा, मेरे को एक और चीज लिखना चाहिए था, ये मत लिखो पहले, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे पहले एक और चीज लिखो, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स लिख लो, या फिर आप लिख लो सेंट्रियोल्स भी लिखने से चलेगा। अच्छा, एक चीज ये याद रखना कि ये जो हम लिखा है 6 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। तो दो तरीके के सेल होता है, प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हो रहा है? एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल में आप लोग को क्या देखने को मिलता है? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल्स। तो वो सेंट्रियोल्स एक ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल,
वो सेल ऑर्गेनेल क्या करता है, अपने आप को डुप्लीकेट कर देता है। एक इस तरीके का, आप समझो इस तरीके का एक रहता है सेंट्रियोल, ये सडनली अपने आप को क्या करता है, दो बना लेता है। जैसे आपका ये देखेगा ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, देन सडनली सेंट्रियोल्स अपने आप को क्या कर लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा। ओके, अब जब ये डुप्लीकेशन हो गया, इसके बीच में ही फॉर्मेशन होगा किस चीज का, स्पिंडल फाइबर का। तो वो जो 6 पॉइंट हम लिखाए थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक प्लेस, वो चीज आप 7 पॉइंट लिखोगे। आई डोंट थिंक सो कि नीचे आपको दिखेगा, ठीक है। तो हम इस चीज को मिटाते हैं यहाँ पे। ओके, तो 6 7, हाँ 7 में क्या हम लोग लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक प्लेस फ्रॉम, किस चीज से बनता है, तो ये बनता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो ये एक तरीके का सब्सटेंस होता है सेल के अंदर में प्रेजेंट, माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जिससे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फाइबर जो कि किसके बीच में बनता है, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स है ना, तो इन दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में बनना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता जाता है, वैसे वैसे ये जो दो आप देख रहे हो सेंट्रियोल्स, ये यहाँ से हटेगा और ये दोनों कहाँ चला जाएगा, सेल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का सेल, ये हो गया हम लोगों का सेल। तो एक आपका इस साइड आ जाएगा, दूसरा वाला आपका इस साइड आ जाएगा। और तब तक ये वाला जो लेयर है ये क्या होगा, ये गायब हो चुका होगा, ये तो गायब हो चुका होगा ना, बाहर वाला जो बाउंड्री है, तो बाहर वाला बाउंड्री गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हम डैश डैश करके बना दिए बाउंड्रीज को, एक्चुअली हम बताना चाह रहे हैं कि ये गायब हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसको इरेज भी पूरा कर दोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोफेज पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, ये वाला बाउंड्री खत्म, अब सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रियोल्स दिख रहा है। और इन सेंट्रियोल्स के बीच में आपको क्या दिखेगा, इस तरीके का, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, इस तरीके का आपको क्या दिखेगा, स्पिंडल फाइबर्स, जो कि पूरा का पूरा फॉर्म हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बार बार बोल रहे कि ये इमीडिएटली एक ही फेज में नहीं होता, प्रो फेज में स्टार्ट हो जाता है किस चीज का, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। डिसअपियर होना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है इनिशियली प्रोफेज में, इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेज में। और जब फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रोफेज आता है, एंड होने वाला होता है प्रोफेज, तब तक वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। जब वो पूरा का पूरा गायब होता है, यानी प्रोफेज अभी एंड हुआ नहीं, बस हो रहा है, तब वहां से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है किस चीज का, स्पिंडल फाइबर का। देन उसका कौन सा स्टेज है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। तो मेटाफेज तक जाएगा ये फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है वो थोड़ा सा समझेंगे, ये सब पॉइंट वो समझेंगे कि अगर बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से फेज में गायब होता है, आपको आंसर क्या करना है, प्रोफेज में। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स, ठीक है, तो वो कौन से फेज में स्टार्ट होता है, तो उसका भी आंसर क्या है, प्रोफेज। अच्छा, पूरा का पूरा कंप्लीट कब हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, मेजरली किसमें कंप्लीट होता है, मेटाफेज में। स्टार्ट होता है किसमें, प्रोफेज में, कंप्लीट किसमें होता है, मेटाफेज में, ठीक है। तो ये सारा चीज याद रखना। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक ना एस्टर बोल के भी, एस्टर स्पेलिंग देखना, एस्ट्रल कुछ करके, एस्ट्रल्स, ठीक है। तो एस्ट्रल्स ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का माइक्रोट्यूब्यूलिन है, ये भी फॉर्म होता है किस चीज में, प्रोफेज में ही फॉर्म होता है। ये अराउंड आपके ये जैसे बनाए ना हम लोग सेंट्रियोल्स, तो ये सेंट्रियोल्स इस तरीके का तो नहीं दिखता होगा बुक में, अगर आप देखोगे तो एक स्टार होगा, अंदर उसके चारों साइड इस तरीके का कुछ बना हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ होगा, सूरज के जैसा स्टार बनाए, ये इस तरह। तो ये जो साइड में अभी बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग एस्ट्रल बोल रहे हैं। और ये वाला जो बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपना स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं। तो दोनों साइड इस तरीके का दिखता है। अगेन ये जो दोनों चीज है आपका किस माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन से किसमें फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है आपका एनिमल सेल्स में, और ये एस्ट्रल्स भी किसमें फॉर्म होता है, एनिमल सेल्स में, ठीक है। प्लांट सेल में एस्ट्रल्स क्या होता है, नहीं होता है, अनएस्ट्रल्स आई गेस इस तरीके का वर्ड है। तो अनएस्ट्रल्स वहां पे फॉर्म होता है, यानी वहां पे सेंट्रियोल्स किसी भी तरीके का सेंट्रियोल्स तो प्रेजेंट ही नहीं होता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखा है डुप्लीकेशन, हाँ लिखा है, तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। तो ये एस्ट्रल जो किसके अराउंड बना है, सेंट्रियोल्स के अराउंड बना है, ये भी क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। जल्दी से इसको कॉपी करो, इसका फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देखते हैं, जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मेटाफेज के साथ। आई होप आप लोग को प्रोफेज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग लगाओ मेटाफेज। ओके, मेटाफेज,
ओके, तो बेसिकली इस फेज में होता क्या है, उससे पहले प्रोफेज में अब तक क्या हुआ, प्रोफेज में हम लोग देखे कि भाई स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो चारों साइड फैल चुका है और कंडेंस होना भी वहां पे स्टार्ट हो चुका है और कंडेंस भी हो रहा है, ठीक है, इतना चेंज हुआ प्रोफेज में। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा मेटाफेज में कंप्लीट हो जाएगा और उसी स्पिंडल फाइबर में आपका जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर होता है, याद है ना सेंट्रोमियर, वो जो सेंटर मोस्ट पोर्शन क्रोमोसोम जहां पे टच करता है, अटैच होता है क्रोमेटिड्स, वो सेंटर पोर्शन अटैच होगा किसके साथ, आपका स्पिंडल फाइबर्स के साथ। जब ये अटैचमेंट हो जाएगा देन ये मूव करना स्टार्ट करेगा सेंटर पोर्शन जो कि इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, एक इक्वेटोरियल प्लेन बनता है, उस प्लेन की तरफ सारा का सारा क्रोमोसोम्स मूव करना अटैच करेगा, वो होता है किसके अंदर, आपका मेटाफेज के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मेटाफेज में क्या होता है, तो आपको बस दो चीज याद रखना है कि देखो स्पिंडल फाइबर्स का सबसे पहले फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ओके, दूसरा चीज आपको याद रखना है कि जो सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम है वो अटैच हो जाता है किसके साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ। तीसरा जो चीज याद रखना है कि वो जब अटैचमेंट कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम का, देन क्रोमोसोम्स माइग्रेट टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ स्पिंडल फाइबर, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ऊपर ऊपर। ओके, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रोसेस in which the chromosomes are attached to spindle fibers। ये अटैच होता है, कहां पे अटैच होता है, एट सेंट्रोमेरिक रीजन एंड माइग्रेट की जगह आप मूव भी लिख सकते हो, माइग्रेट टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो ये चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या चीज बोले कि एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो आपका क्रोमोसोम है वो क्या करता है, अटैच टू स्पिंडल फाइबर, ये एक चीज देखने को मिला। दूसरा चीज क्या देखने को मिल रहा है, माइग्रेट टुवर्ड इक्वेटोरियल प्लेन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट में जो आपको पॉइंट लिखना है सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि इस फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर completed in this way, ठीक है, in this phase formation of spindle fiber completed। एक पॉइंट और लिख लो, formation of spindle fiber start in prophase and completed in metaphase, ये वाला लाइन लिखो, formation of spindle fiber start in prophase and completed in metaphase, तो ये लाइन लिखो, ठीक है, क्लियर। अब ये जो स्पिंडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको सिंपली बोलते हैं अ डायमंड शेप structure form called spindles, ठीक है। तो जो हम लोग का सेल है कहां पे बनाते हैं, यही भी बना लेते हैं छोटू सा, तो हम लोग के पास क्योंकि हमको पता है जगह लगेगा, तो ये है हम लोगों का वो सेल। उस सेल के अंदर में हम लोग को पता है कि अभी हम लोग किस सिचुएशन में जा चुके हैं, अभी हम लोग देखें कि हम लोग का सेंट्रियोल्स यहाँ पे बन गया। अच्छा, हम सूरज नहीं बना रहे, हम बस एक दो ब्लैक डॉट दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर कुछ इस तरीके से फॉर्म होना स्टार्ट कर जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म हो गया एंड दिस इज नोन एज स्पिंडल फाइबर, ठीक है। यहाँ पे अभी क्रोमोसोम्स भी है, हम क्रोमोसोम्स नहीं बनाए नहीं तो डायग्राम गंदा होता। तो ये चीज का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ये जो इसको रहता है ये डायमंड शेप बनता है, डायमंड शेप इस तरीके का, यहाँ पे डायमंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक डायमंड शेप बनता है जो यहाँ पे हम लिखे हैं डायमंड शेप स्ट्रक्चर इसको फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। अब ये किससे बना है, ऑलरेडी हम पिछले पॉइंट्स में लिखाए थे, जिसको हम लोग बोल रहे थे माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है आपका स्पिंडल। इस स्पिंडल का दो एंड होता है, एक ये वाला एक ये वाला, इनको क्या कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है, ठीक है। तो पोल्स का मतलब क्या हो गया, ये जो एंड पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी सेंट्रियोल पॉइंट याद रखना एकदम कि सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है और एनिमल सेल में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है, स्पिंडल हम लोग किसको बोलते हैं, डायमंड शेप स्ट्रक्चर को, किससे बना होता है,
माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अच्छा, ये स्पिंडल का दो पोल्स होता है, एक इस साइड एक इस साइड, ऑपोजिट पोल्स बन गया। ओके, ये जो स्पिंडल्स का टाइप है ना वो दो टाइप का होता है, तो टू टाइप्स, ठीक है। तो वो टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, एक जो क्या होता है शॉर्ट होता है और एक जो क्या होता है लॉन्ग होता है। जो शॉर्ट स्पिंडल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। एंड जो लॉन्ग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो एक डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल होता है, एक आपका कंटिन्यूअस स्पिंडल होता है। जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल होता है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ना देखो, ये जो हम बीच से एक लाइन बना है, ठीक है, या बीच से हम एक लाइन बना ही देते हैं, ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, ये हम अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बनाए, ये डायग्राम्स में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एक बीच में हम लाइन बनाए, ये लाइन हम लोग का क्या है, ये प्लेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो ये दोनों तो पोल्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पे अभी हम देखो क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट, डिसकंटिन्यूअस, लॉन्ग, कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस वाला जो होता है ना वो पोल से आपका कहां तक होगा, इक्वेटोरियल प्लेन तक। तो जो पोल से प्लेन तक का होता है स्पिंडल फॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्पिंडल्स बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्पिंडल जो कंटिन्यूअस है वो आपका कहां से कहां होता है, वो आपका पोल टू पोल होता है, यानी वन पोल टू अनदर पोल, यहां से यहां तक का पूरा जो डिस्टेंस रहता है वैसा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग। दोनों ही टाइप का हम लोग को स्पिंडल्स देखने को मिल रहा होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स अटैच्ड टू स्पिंडल, अटैच हो जाता है। और जब ये अटैचमेंट होता है, ये जो सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम अटैच होता है स्पिंडल पे, देन क्रोमोसोम स्टार्ट्स, अब आप यहां पे इसको कंडेंसिंग बोल दो या फिर आप इसको क्या बोल सकते, कंस्ट्रिक्शन बोल दो, जो दिमाग में आता है बोल दो, लेकिन बोलना है, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग को देखने को मिलता है, एक कंडेंसिंग देखने को मिलता है और एक कंस्ट्रिक्शन। बोलने का मतलब बहुत छोटा हो जाता है, इतना ज्यादा छोटा हो जाता है, क्रोमोसोम और सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्पिंडल फाइबर से अटैच हुआ वो सिकुड़ना और ज्यादा होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई इसको खींच रहा है अंदर की तरफ दोनों को, ठीक है। तो ये इस तरीके का सिचुएशन बनता है। एंड फाइनली कंडेंसिंग और कंस्ट्रिक्शन इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कि अगर हम लोग इस पॉइंट पे, ये जो अभी सिचुएशन बना है मेटाफेज में, इस पॉइंट पे माइक्रोस्कोप लगा के उस सेल को देखना का ट्राई करते हैं जिसका डिवीजन हो रहा है, तो हम लोग को एक एक क्रोमोसोम ना अलग अलग दिखाई दे देगा। हम लोग काउंट पर कर पाएंगे कितना क्रोमोसोम्स रहता है। तो आप लोग जो बुक में पढ़ते हो कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स 46 पीसेस है और दूसरे कोई एनिमल्स का जो सेल है उसके क्रोमोसोम 12 पीस है, 22 पीसेस है, तो ये जो काउंटिंग है, काउंटिंग हुआ कैसे, तो ये इस फेज में हुआ। हर सेल माइटोसिस सेल डिवीजन करता है, भले एनिमल अलग है, सेल डिवीजन का तरीका तो सेम रहेगा, तो एनिमल्स में सेल डिवीजन का तरीका सेम है। तो मेटाफेज में हम लोग उस सेल को क्या करते हैं, देख लेते हैं कि भाई उसके अंदर कितना क्रोमोसोम्स है। तो आप बोल सकते हो, नोट में एकदम ये पॉइंट यहाँ पे जस्ट इसके बाद इसीलिए लिखे क्योंकि यही वो पॉइंट है जब वो सिचुएशन क्रिएट होता है। तो क्रोमोसोम कैन बी क्रोमोसोम कैन काउंटेबल एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग चाहे तो क्रोमोसोम्स को क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं और काउंटिंग करते भी। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कौन सा फेज है सेल डिवीजन का जिसमें आप काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम कर सकते हो, तो आपको आंसर क्या करना है भाई, मेटाफेज। सिंपल है, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब अटैचमेंट तो हो गया। अब जब अटैचमेंट हो जाएगा तब ये सारा का सारा जो क्रोमोसोम्स है जो स्पिंडल फाइबर से अटैच है वो मूव करेगा। इनिशियली हम लोग पिछले फेज में पढ़ा था ना, प्रोफेज में, कि जो आपका क्रोमोसोम्स है वो कहाँ रहता है, वो आपके आउटर बाउंड्रीज की तरफ माइग्रेट कर जाता है। प्रोफेज में देखो एक पॉइंट लिखा है कि वो मूव कर जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उनके तरफ, और वहां पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो ये बाउंड्रीज पे जा चुका है, सारा का सारा क्रोमोसोम अभी कहाँ है, बाउंड्रीज पे। अभी ये बाउंड्रीज से क्या करेगा, वापस से मूव करना स्टार्ट करेगा, कौन से पास, तो आपका जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन बना है सेंटर मोस्ट पोर्शन, आप इसको ऐसे याद रखो सेंटर। तो ये सारा का सारा जो क्रोमोसोम साइड में है वो मूव करना स्टार्ट करेगा किसके तरफ,
सेंटर की तरफ या फिर इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे अपना चौथा पॉइंट। सो क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग लिख लो भाई, क्रोमोसोम स्टार्ट मत लिखो, क्रोमोसोम्स अरेंज इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो क्रोमोसोम अटैच होता है वो अटैचमेंट किस तरीके से होता है वो देखो, हम उसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब पहुंच गया, सारा का सारा क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरीके से डॉट से अभी हम फिलहाल क्रोमोसोम दिखा रहे हैं। ये क्रोमोसोम इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाता है कि जो क्रोमोसोम का आर्म है वो आर्म इस तरीके से रहता है, ठीक है। क्लियर है, डायग्राम दिख रहा है, बहुत बड़ा डायग्राम बना रहे हैं हम, इसीलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको सारा का सारा क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ चुका है। ये जो सेंटर पोर्शन है ये क्या है, आपका सेंट्रोमियर है जो कि अटैच्ड है, और ये जो हम लोग का आर्म्स है किसका, हम लोग का नहीं, क्रोमोसोम्स का जो आर्म्स है वो क्रोमोसोम्स का जो आर्म्स है वो किसके साइड है, वो पोल्स के तरफ है। तो ये क्वेश्चन से रहता है कि भाई जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच होता है देन उसका आर्म का डायरेक्शन क्या होता है, तो उनका आर्म का डायरेक्शन किधर होता है, पोल्स के तरफ होता है। दोनों आर्म्स का डायरेक्शन दोनों पोल्स के तरफ होता है, ठीक है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों आर्म्स के बीच में क्या आपको देखने को मिलता है, आपको सिंपली रिपल्शन देखने को मिलता है भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, रिपल्शन देखने को मिलता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन यहाँ पे क्रोमोसोम का जो आर्म है वो दोनों आर्म पोल्स की तरफ जाता है। तो अरेंजमेंट हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आर्म्स अरेंज हो चुका है, इतना सारा हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो कि हम लोग का क्या है, एनाफेज, उस एनाफेज में क्या करेगा, अलग होके बीच से अलग होगा और दोनों माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा। एक और चीज यहाँ पे हमको बोलना है, जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम्स का हम फर्स्ट वीडियो जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे कि डिफरेंट साइजेस होता है हर क्रोमोसोम का। एनिमल ह्यूमंस में 46 पीसेस जो क्रोमोसोम है, तो वो जो 23 पेयर्स है, हर पेयर क्या हो रहा है, साइज बाय साइज आपका डिक्रीज कर रहा है। नंबर 1 वाला सबसे बड़ा है और धीरे धीरे 23 पीस वाला जो क्रोमोसोम है वो सबसे छोटा है। तो प्लांट सेल्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अरेंजमेंट कुछ बोल के, वो रैंडम पोजीशन पे उनका जहां दिल कर रहा है इक्वेटोरियल प्लेन पे जहां खड़ा रहना वहां पे क्रोमोसोम रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट है, जो बड़ा साइज का क्रोमोसोम है वो एजेस पे रहेगा, जैसे ये पूरा का पूरा प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन, तो इक्वेटोरियल प्लेन में हम अगर बड़े क्रोमोसोम है तो हम साइड में रहेंगे, एकदम साइड में, और बड़ा क्रोमोसोम इस साइड में रहेगा। लेकिन जो छोटा छोटा क्रोमोसोम वो कहाँ रहेगा, सेंटर में। जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है क्रोमोसोम का, सब कहाँ आता जाएगा, सेंटर पे। तो ये एक बेसिक मतलब है अरेंजमेंट, वो याद रखना। प्लांट सेल में कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम है। एनिमल सेल में क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्या है, बड़ा वाला साइड में और छोटा वाला क्रोमोसोम सेंटर पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाफेज। आई गेस क्लियर होगा मेटाफेज, ये सारे की पॉइंट्स कॉपी करो। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड फेज, जो कि हम लोग का क्या है, एनाफेज, ठीक है। तो ये एनाफेज में होता क्या है, ये जो अरेंजमेंट हो गया, अब यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, ये जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, अटैच बोल रहे हैं, डिटैच हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट आप बोल सकते हो, डिटैच बोल सकते हो, ये सारे वर्ड्स है। तो एनाफेज में बेसिकली जो क्रोमोसोम्स का आर्म्स है या फिर जो आपका सेंट्रोमियर है या जो आपका डॉटर क्रोमोसोम्स जो डिवाइड हुआ था एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, तो जो डीएनए रेप्लिकेट करके न्यू डीएनए बना था वो दोनों अब क्या होगा, अलग होगा। तो वो दोनों अलग होता है किसमें, आपके एनाफेज में। एंड जब अलग हो जाएगा देन क्या होगा, देन वो माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा, कुछ जाएगा इस पोल की तरफ और आधा जाएगा इस पोल की तरफ। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग लिखते हैं द प्रोसेस in which the chromosomes, I guess यहाँ तक दिख रहा हो, the process in which क्रोमोसोम मत लिखो, सेंट्रोमियर लिखो, the process in which centromere यहाँ पे लिखते हैं and daughter chromosomes separated, तो यहां पे सेपरेशन का काम होता है, एंड माइग्रेटेड टुवर्ड्स
ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। तो एनाफेज क्या है? एनाफेज एक ऐसा फेज है जिसमें जो हम लोग का क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है या फिर आपका जो डॉटर क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या हो जाता है? सेपरेट कर जाता है एंड माइग्रेट कर जाता है टुवर्ड ऑपोजिट पोल। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखना है एनाफेज के बारे में, और ज्यादा कुछ तो नहीं, एक पॉइंट और लिखो, इसको भी याद रखना कि जैसे आपका प्रोफेज क्या था? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, उसी तरीके से एनाफेज क्या है? शॉर्टेस्ट फेज। तो अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। शॉर्टेस्ट फेज है। इसका की फीचर्स क्या है? तो की फीचर सिंपल है भाई। सबसे पहले क्या होता है? सेंट्रोमियर सेपरेट एंड फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम्स। तो सेंट्रोमियर सबसे पहले क्या होता है? सेपरेट होता है, अलग होता है, एंड किस चीज का फॉर्मेशन करता है? डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। देन उसके बाद फिर क्या होता है? क्या बोल सकते हैं हम लोग? डॉटर क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स माइग्रेटिंग, सेम ही बात है, टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आता है कि भाई ये जो ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? तो हम यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किए थे, वो स्पिंडल हमने मतलब वो सेल किया था, तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स था, वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है? खींचने का काम करता है। ये जो डिटैच हो गया, तो ये सेंट्रोसोम की सेंट्रोसोम बोल रहे हैं, ये सेंट्रोमियर कनेक्टेड आपका स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर किससे कनेक्टेड है? आपके सेंट्रिओल्स के साथ या फिर पोल्स के साथ। अभी पोल पकड़ो, क्योंकि आपका प्लांट सेल्स में नहीं होता ना सेंट्रिओल्स, तो ये पोल्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो आपका स्पिंडल फाइबर है, वो स्पिंडल फाइबर एक धागे की तरह खींचता चला जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल छोटा होता चला जाता है, और जो आपका पूरा का पूरा सेंट्रोमियर है, या जो डॉटर क्रोमोसोम है, वो पोल्स की तरफ सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये फेज कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे मतलब कुछ इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये फेज कंप्लीट हो जाता है, तब आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारा क्रोमोसोम्स आके जमा हो चुका है, ठीक है। बहुत सारा क्रोमोसोम्स जमा हो चुका है एक एंड पे, और यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स आके जमा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स है। अब क्या होगा भाई? अब इस पूरे क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो जाएगा। अब ये क्रोमोसोम नहीं रहा, अब ये धीरे धीरे क्रोमेटिन नेटवर्क का रूप लेना स्टार्ट कर देता है। ये एक्चुअली में तो ले नहीं लेता है, क्या था स्टार्टिंग में अनकंडेंस कंडेंस था ना, क्रोमेटिन नेटवर्क था, वो कंडेंस हुआ था प्रोफेज में, और जब जैसे ही तुम्हारा एनाफेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आता है, यहाँ पे सारा का सारा क्रोमोसोम सेपरेट हो चुका है, डॉटर क्रोमोसोम, और इस सेपरेशन के बाद जो आपके पास क्रोमोसोम रहता है, वो धीरे धीरे वापस से अनकंडेंस और अनकॉइल होना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसी फेज में। तो यहाँ स्टार्ट होता है एंड तो आपका एक्चुअल टेलोफेज में। तो ये चीज बस याद रखो, 2 ही पॉइंट रखो, इसमें काफी है एनाफेज में, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं याद करने के लिए। अगला है हम लोग का टेलोफेज, ठीक है। तो हम ये मिटाने वाले हैं, अगर कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अगला है हम लोग का टेलोफेज। तो टेलोफेज को जो सबसे पहला नोट में आप याद रखना है, तो आप वो याद रखने के लिए लिखो ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ है वो सारा चीज इसमें भी होगा, बस रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर यानी वहां पे सबसे लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में आपको देखने को मिला था कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे लिख रहे हैं कि यहाँ पे अभी क्या पहुंचा? क्रोमोसोम पहुंचा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम होगा, अच्छा टेलोमियर हम लोग को लिखना भी होगा ना, डेफिनेशन क्या यार, लिखो द प्रोसेस in which the process, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब the chromatin
नेटवर्क्स क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स, दिख रहा हो आई गेस, स्टार्ट अनकॉइलिंग, अनकंडेंस, तो अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, अनकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेक प्लेस। ठीक है, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या होता है, टेक प्लेस होता है, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, यानी आउटर बाउंड्रीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट आपका टेलोफेज। टेलोफेज में यहाँ पे हम लोग क्या याद रखेंगे कि भाई अनकॉइलिंग होगा, अनकंडेंस होगा, फॉर्मेशन, एंड साथ ही साथ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज आर द डेफिनेशन एंड की पॉइंट्स पे पहले हम लोग बात करेंगे। तो की पॉइंट्स पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि क्रोमोसोम अनकंडेंस, अनकॉइल। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्पाइरलाइजेशन हो जाएगा। वहां पे स्पाइरलाइजेशन हुआ था ना, स्पाइरल फॉर्म ले रहा था, यहाँ पे वो स्पाइरल फॉर्म क्या हो जाएगा, खुलना स्टार्ट हो जाएगा, तो डिस्पाइरलाइजेशन। इसको आप ऐसे समझो कि वहां पे हम लोग जो धागा को लपेट रहे थे रील के ऊपर, यहाँ पे क्या करेंगे, सारे धागों को खोल देंगे। तो डिस्पाइरलाइजेशन टेक प्लेस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइरलाइजेशन टेक प्लेस हो गया। इसके बाद फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग अराउंड क्रोमाटिन नेटवर्क्स। तो वो जो दोनों पोल्स है, ये जो दोनों पोल्स बना है, इन दोनों पोल्स के एंड पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमाटिन नेटवर्क्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे न्यू क्रोमाटिन नेटवर्क्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये होगा, हम लोग एक प्रोसेस हुआ था ना डिहाइड्रेशन, सारा का सारा लिक्विड जो है, वाटर जो है वो लॉस हो गया था, वो वाटर क्या हो जाएगा, वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीहाइड्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, वापस से वाटर का आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स वहां पे क्या हो रहा था, फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, 5 पॉइंट होगा ना, डिसअपियरेंस स्पिंडल फाइबर्स। और अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में एक एस्ट्रलम भी लिखा है, तो यहीं पे लिखा है एस्ट्रल्स भी होता है, तो वो एस्ट्रल्स भी क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस ऑफ एस्ट्रल ट्यूब्यूलेंस। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ऑपोजिट है। तो आप ये चीज लिखना एकदम नोट में भाई, ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का क्या है, ऑपोजिट है। तो विच फेज इज ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, आंसर इज टेलोफेज। ठीक है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब कंप्लीट क्या हुआ, जो हम लोग का कार्योकाइनेसिस था, वो कार्योकाइनेसिस यहाँ पे आके एंड हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो, क्या नाम है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था, एंड धीरे 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 ये क्या करेगा, दो मिटाते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि दो न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख सकते हो, ये तो लिखे हो ना, 7वां पॉइंट लिख सकते हो, न्यूक्लियोलस। ये गायब हो गया था ना, न्यूक्लियोलस रीअपियर, तो ये वापस से आ जाता है। आई गेस यहाँ तक दिख रहा हो, बहुत मुश्किल चांस है। यहाँ पे लिखे न्यूक्लियोलस रीअपियर, तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या कर जाता है, वापस से रीअपियर कर जाता है क्रोमोसोम में, और अब हम लोग के पास क्या है, दो न्यूक्लियस आ चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। जैसे कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो मिटाएं, चीजों को मिटा देते हैं। मेटाफेज तो आपको नहीं लगेगा आई गेस। ओके, डायग्राम्स को देखना, डायग्राम्स को बहुत अच्छा से देखो, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको डायग्राम बनाने के लिए आता है 5 मार्क्स में, तो पता नहीं कौन सा डायग्राम आने वाला है इससे, अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है।
वक्त आएगा, हर चीज बताया जाएगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनको करना चाहिए आपको, किनको छोड़ना चाहिए, हर वो चीज बताया जाएगा वक्त आने पे, ठीक है। तो अभी जो जो चीज बोला जा रहा है उसको फॉलो करो, होमवर्क क्वेश्चंस को फॉलो करो, ठीक है, नोट्स को अच्छे से पढ़ा करो, कोई डाउट रहता है तो वो पूछा करो। अभी हम टेस्ट भी ला रहे हैं जल्द ही वीडियो पे, कुछ दिन दो मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पे हम कुछ चीज प्रिपेयर किए हैं, वो सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर होंगी, जल्दी शेयर होंगी, ठीक है। कुछ सरप्राइजेस है आप लोग के लिए इससे, तो जल्दी करेंगे चीजों को अरेंज, ठीक है। अभी फिलहाल अभी हम लोग को क्या बात करना था, साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस ओके, तो ये जो साइटोकाइनेसिस, अच्छा फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, हाँ, तो ये जो साइटोकाइनेसिस है, ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है हम लोग का, दो फेजेस में होता है ना। साइटोकाइनेसिस एक प्लांट्स के लिए होता है और एक एनिमल्स के लिए होता है। तो प्लांट्स में किस तरीके से होगा और एनिमल किस तरीके से होगा वो हम लोग को देखना है। तो फॉर प्लांट्स और फॉर एनिमल्स, तो दोनों ही के पास जो सेल होगा वो सेल कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। दोनों के पास दो न्यूक्लियस वाला सेल मौजूद है, इसके पास भी, अच्छा इसके पास तो सेल वॉल भी होता है ना, तो ये कुछ इस तरीके का हम लोग को सिचुएशन मिला हुआ होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है उसको फेगो कुछ नाम है, हम देख लेते हैं एक सेकेंड, क्या तो नेम था यार, फ्रैगमोसोम्स, क्या नाम था, फ्रैगमोसोम, ठीक है। तो फ्रैगमोसोम एक प्रोसेस है, उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर पे इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिपोजिशन देखने को मिलता है किस चीज का भाई, तो डिपोजिशन होता है तीन चीज का, एक होता है आपका सेल्यूलोज का, दूसरा चीज होता है हेमीसेल्यूलोज का, सेल्यूलोज, हाँ, और एक और चीज आई गेस पेक्टिन्स था, पेक्टिन्स, पेक्टिन। तो ये तीन तरीके के, ये सब है क्या, ये सारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाला एक तरीके का सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म, बार बार बोल रहे हैं, ये सारा चीज किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर में ये प्रेजेंट रहता है, तो ये तीनों चीज प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में। वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये डिपोजिट होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे एक थिक लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड एक टाइम के बाद ये डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग को पूरा का पूरा एक वॉल देखने को मिलता है। जैसे ये वॉल देखने को मिलता है तो ये भैया यहाँ अलग हो गए, और ये भैया मतलब ये इस तरीके से अपना अलग दुनिया बना लिए, ये अपना अलग दुनिया बना लिए, और इस तरीके से दोनों अलग हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमोसोम्स बोलते हैं। तो ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, बस खाली नाम याद रखो कौन सा नाम है, इसमें क्या डिपोजिशन होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, नहीं भी रखोगे ये याद चलेगा। ये बस याद रखना कि साइटोप्लाज्म कुछ मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो डिपॉजिट होता है किसके बीच में, सेल्स के बीच, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, और ये फ्रैगमोसोम्स फॉर्म करता है जिसकी वजह से दो लेयर बनता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे क्लीवेज जनरेशन होता है। यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से गड्ढा हो जाएगा, दोनों साइड में इस तरीके से गड्ढा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या नाम दिए, हम लोग नहीं, बुक लिखने वालों ने नाम दिया है, इसको बोला गया फ्यूरोइंग, गड्ढा खोदना, ठीक है। तो ये एक नाम दिया गया। दूसरा इसको क्या बोला है, क्लीवेज का फॉर्मेशन, और एक और कुछ खूबसूरत से नाम दिया था, इन्वेजिनेशन, ठीक है। तो इन्वेजिनेशन, तो ये तीन नेम्स है जो इस गड्ढे को फॉर्म करने का ही नाम है, ठीक है। इतना चीज याद रखो। तो ये फॉर्म होता है धीरे धीरे वक्त के साथ, ये गड्ढा क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे गहरा होता चला जाएगा, ठीक है। ये चोट गहरा होता चला जाएगा, और एक टाइम के बाद ये गड्ढा इतना ज्यादा भर जाएगा कि ये दोनों अलग हो चुका होगा, एंड फाइनली दो हम लोग के पास सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो क्लियर है, बस यही प्रोसेस है। इसमें फ्रैगमोसोम्स के थ्रू क्या होता है, दोनों सेल्स का सेपरेशन होता है, एंड इसमें फ्यूरोइंग और क्लीवेज के द्वारा दोनों सेल्स का क्या होता है, सेपरेशन होता है। अच्छा, ये आपका पूरा का पूरा क्या था, साइटोकाइनेसिस था। डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, एग्जाम में डिफरेंसेस तो पूछेगा कि कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो आप डिफरेंस इजीली बता सकते हो कि बात जो कार्योकाइनेसिस था, कार्योकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, या साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, या सेल ऑर्गेनेल्स का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, या तो फ्रैगमोसोम नाम है, या तो आपका फ्यूरोइंग, क्लीवेज या इन्वेजिनेशन, इसके द्वारा आपका ये फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब आपका कार्योकाइनेसिस होता है तो वहां पे आपको कौन कौन सा फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो वहां पे ये सारे फेजेस होते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हो।
प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंस पूछेगा कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है इसका क्या डिफरेंस है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, फैगमोसोम्स के द्वारा होता है साइटोकाइनेसिस, और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फ्यूरोइंग, क्लीवेज या इन्वेजिनेशन के वजह से होता है। तो ये सारा कुछ एक एक पॉइंट्स है, ठीक है, वो याद रखना क्या डिफरेंस है प्लांट सेल में कैसे होगा और एनिमल सेल्स में कैसे होगा, ठीक है। अब ये जो पूरा हम लोग माइटोसिस पढ़े हैं, ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। एक चीज मेरे को सिर्फ बताना, कभी कभी ऐसा होता है क्या कि हम बहुत ज्यादा स्पीड में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा होता होगा तो प्लीज मेरे को थोड़ा सा बोलना, क्योंकि हमको कभी कभी ऐसा लगता है। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आ रहा है तो या हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज बोलोगे तो हम फिर थोड़ा सा उस चीज को देखेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो एक भी स्टूडेंट में अगर आपको ऐसा फील होता है तो प्लीज आप करना एकदम ये सारा चीज बताओ, ताकि हम वीडियोस को और बेटर कर सके आप लोगों के लिए। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या फायदा इस वीडियो का। ओके, तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो माइटोसिस या सेल डिवीजन हो ही क्यों रहा है भाई? पहला रीजन तो भैया ग्रोथ है, ग्रोथ करना है। दूसरा रीजन क्या है? रिप्लेस करना है। किस चीज को रिप्लेस करना है? एक सेल खराब हो गया उसको रिप्लेस करके नया सेल बनाना है, ठीक है। तीसरा रिपेयर करने के लिए, कहीं पे चोट वगैरह लग गया तो वहां पे माइटोसिस होगा, उससे क्या हो जाएगा, वो सेल रिपेयर कर जाएगा। अच्छा, ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनरेशन। रीजनरेशन, तो रीजनरेशन भी एक पॉइंट है जिसके जो किसका रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस का रिस्पॉन्सिबल। सिग्निफिकेंस, अगर माइटोसिस नहीं होता तो ये रीजनरेशन नहीं होता। ये रीजनरेशन है क्या कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं और कुछ एनिमल्स ऐसा है जो क्या करते हैं, प्लांट्स नहीं एनिमल्स का ही बात करते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसा है जो जिनको चोट लग जाता है या उनका बॉडी का पार्ट कोई डैमेज हो जाता है या कट जाता है, तो वो लोग वापस से उस बॉडी ऑर्गन को क्या कर सकता है, रीजनरेट। एक कार्टून आता था बेन 10, उसमें ना एक स्वॉर्म फायर बोल के एक कैरेक्टर था, एलियन था बेसिकली, स्वॉर्म फायर। तो उसका अगर कभी हाथ डैमेज हो गया या हेड डैमेज हो गया या बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया तो वो वापस से रीजनरेट कर पाता था, वापस से उसको बना लेता था। काफी कूल लगता था उस टाइम में। तो वो जो चीज कर रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये दो जानवर्स में आपको देखने को मिलेगा। जानवर क्या, एनिमल्स, ठीक है, हिंदी में जानवर, ठीक है। एक आपका नाम है फाइलम, ऑर्थोपोडा, आई गेस है क्रैब्स, और है एक फाइलम इकाइनोडर्माटा। मिटाते हैं इसको, मिटा देते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्माटा जो कौन है आपका, स्टार फिश। तो क्रैब्स में तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है मोल्डिंग। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मोल्डिंग ऑफ क्रैब्स, आपको ये वीडियो मिलेगा जहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक क्रैब अपना पूरा का पूरा बॉडी रीजनरेट करता है तो उस पुराने बॉडी को छोड़ के वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक वीडियो आपको मिलेगा मोल्डिंग, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड स्टार फिश के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसका बॉडी पार्ट एक 5 स्टार्स होता है तो एक कट गया तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकता है, उसको ग्रो कर सकता है। तो ये दो एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है रीजनरेशन, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन। तो ये तो आने वाला टाइम पे हम लोग का चैप्टर ही बनने वाला है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में के लिए माइटोसिस आपका रिस्पॉन्सिबल है। और ये कौन सा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हेल्प करता है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्लांट्स में भी होता है, कुछ एनिमल्स में भी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका क्या बोल सकते हैं हम लोग, माइटोसिस, सेल डिवीजन। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स, कुछ डिफरेंसेस, ये सारा नोट्स में हम दिए हुए हैं, तो प्लीज इन नोट्स को देखना, एक बार पढ़ना, और जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं उनको एक बार निकालना, करना। कहीं पे डाउट आता है तो वो डाउट मेरे को बताना, शेयर करना, ठीक है। कुछ टाइम दो, उसके बाद ये तो प्रॉब्लम आप लोग का सॉल्व हो जाएगा होपफुली, कि आप लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, ट्यूशन में शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। देखते हो कितना मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।